गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ। और चैप्टर का जो नाम है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 60 टू सेक्शन 65 इस चैप्टर की कवरेज है। बहुत बहुत इजी चैप्टर है ये। आपकी जो मैक्सिमम जो इनकम टैक्स है आपकी अब फिनिश हो चुकी है। मैं शायद आपको पहले ही बता चुका था। जो अभी तक हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं उनका अपने आप में एक रोल है कि वो चैप्टर ये बताते हैं कि इनकम निकाली कैसे जाएगी। 5 हेड हैं इनकम टैक्स में। किसी भी तरह के सोर्सेस से आपको इनकम जनरेट होती है। नेचर ऑफ इनकम किसी भी तरह की है, कंपल्सरीली वो उन 5 चैप्टरों के अंदर कहीं ना कहीं फॉल होगी। कुछ भी आपकी इनकम है, आप लॉटरी खेलते हैं उससे इनकम आती है, आप कोई बिजनेस करते हैं उससे इनकम आती है, कोई प्रोफेशन करते हैं उससे इनकम आती है, कोई आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उससे इनकम आती है, कोई किराए पर प्रॉपर्टी देते हैं उससे इनकम आती है, सड़क पर चलते हुए कोई आपको पैसा मिल गया उससे इनकम आती है, बैंक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जमा कर रखा है सेविंग बैंक एफडी आरडी में, उससे इंटरेस्ट इनकम आती है। आप सोचिए किसी भी तरह की कोई इनकम आती है तो वो 5 चैप्टरों के अंदर कहीं ना कहीं वो फॉल करेगी। हर चैप्टर का अपना एक चार्जिंग सेक्शन है जो ये स्पेसिफाई करता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर इनकम इस हेड के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होगी। और जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो तो रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम है कि कोई इनकम अगर शुरू के 4 चैप्टर में नहीं आती है तो वो इनकम आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो करीब करीब हम इनकम को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो सीख चुके हैं। अब आपके मन में ख्यालात आ रहे होंगे कि सर अब नया चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम क्या भला है। तो पहले इसकी नीड को समझते हैं, फिर आपको जल्दी से फटाफट समझ में आने लगेगा इसके जो प्रोविजंस हैं कि क्यों इस चैप्टर की जरूरत पड़ी। तो नीड क्या है, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है। जैसे कि माना कोई ए है, ये ठीक है ना, ये कोई ए है, ये मिसिज ए है, एक मिसिज ए हो गई, ये एक फैमिली है, ठीक है ना। इन ए और मिसिज ए के 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2, 2 बच्चे हैं। ए कुछ इनकम कमाता है, मिसिज ए कुछ इनकम कमाती हैं, बच्चे कुछ इनकम कमाते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या चारों की इनकम को एक जगह जोड़ा जाता है? क्या मैंने ऐसा रूल पढ़ाया है? या ए की इनकम पर अलग टैक्स लगेगा, मिसिज ए की इनकम पर अलग प्रोविजन लगेंगे, बच्चों की इनकम पर अलग प्रोविजन लगेंगे? क्या लगता है आपको, जल्दी से बताइएगा। क्या सेपरेटली एसएससी टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में, या फैमिली की इनकम के ऊपर टैक्स का प्रोविजन है? प्लीज टेल मी, जल्दी से बताइएगा कि क्या फैमिली की इनकम के ऊपर टैक्सेशन का प्रोविजन है या सेपरेट सेपरेट लगता है? गुड, अलग अलग लगता है, वेरी गुड। अब देखिए जब एसएससी को ये पता है कि अलग अलग लगता है तो वो क्या प्लानिंग करता है। आप ये बताइए कि हमारे इंडिया में 90% फैमिली तो ऐसी होंगी जहां पर एक ही व्यक्ति कमाता है। जैसे मैं अपनी ही फैमिली ले लेता हूं कि केवल ए ही कमा रहा है, ठीक है, केवल ए ही कमा रहा है और जो टोटल इनकम है उसकी से हम ये कह देते हैं 12 लाख टोटल इनकम है। हम ये कह देते हैं कि 12 लाख इनकम है। अलग अलग सोर्सेस से है, इसमें कुछ इनकम हो सकता है कि मेरी रेंट की इनकम हो, प्रॉपर्टी की, कुछ इनकम मेरी प्रोफेशन की इनकम हो सकती है, कुछ इनकम हो सकता है कैपिटल गेन की इनकम हो, और कुछ इनकम हो सकता है अदर सोर्सेज की इनकम हो, यानी कि बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
वहाँ से इंटरेस्ट आ जाता है, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं उससे इंटरेस्ट आ जाता है। तो 12 लाख रुपए पूरे साल की इनकम ऐसे बैठती है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से टैक्स की बात करूं तो टैक्स ऑन 12 लाख क्या बैठेगा, प्लीज टेल मी, टैक्स ऑन 12 लाख क्या बैठेगा। आपको 115 इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि क्वेश्चन ना कहे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट 2,50,000, फर्स्ट 2,50,000 नील है। जो नेक्स्ट 2,50,000 है, जो नेक्स्ट 2,50,000 है एट द रेट ऑफ 5% है 12,500, गेटिंग दिस पॉइंट। जो नेक्स्ट 5 लाख रुपए है वो एट द रेट ऑफ 20% हो गया 1 लाख रुपए। अब बैलेंस कितना बचा 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक तो हमने ऐसे टैक्स लगा दिया, बैलेंस बचा 2 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 30%, ये कितना बैठा 60,000 रुपए। तो एक तरीके से जो टैक्स लग गया पूरी फैमिली पर, क्योंकि कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो जो टैक्स लग गया पूरी फैमिली के ऊपर वो लग गया 1,72,500। इसमें अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जुड़ेगा। इरेट के लिए मनीषा आपका 179,400 आई थिंक HEC जोड़ के आ रहा है क्या? आई थिंक HEC भी शायद मनीषा HEC जोड़ के आ रहा है क्या 179,400? ओके हाँ, तो विदाउट HEC मैंने निकाल दिया 1,72,500। अब SSC को पता है कि इनकम टैक्स जो लगता है वो इंडिविजुअल इनकम पर लगता है, फैमिली इनकम पर नहीं लगता है। तो वो एक प्लानिंग करता है, ठीक है ना। वो प्लानिंग करता है कि उसका कुछ डिबेंचर इंटरेस्ट आ रहा था, उसका कुछ डिबेंचर इंटरेस्ट आ रहा था, वो मिसिज ए को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। उस पर सपोज कीजिए डिबेंचर इंटरेस्ट आ रहा था 1 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट आ रहा था 1 लाख रुपए। ए ने कुछ प्रॉपर्टी जिस पर रेंट आ रहा था, जिस पर रेंट आ रहा था वो चाइल्ड 1 को ट्रांसफर कर दिया जिस पर रेंट आ रहा था 2 लाख रुपए। रेट क्लियर। इसी तरीके से एक आपका कैपिटल गेन आ रहा था, वो चाइल्ड 2 को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बेचने से पहले, उस पर जो कैपिटल गेन आ रहा था वो 2 लाख रुपए आ रहा था। इस तरीके से 5 लाख रुपए की जो इनकम है इसने डाइवर्ट कर दी। अब मुझे बताइएगा कि ए की टोटल इनकम कितनी बचेगी। 12 लाख में से 5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगी 7 लाख। एम आई के राइट? जल्दी से बताइएगा। मिसिज ए की जो इनकम टोटल इनकम है वो दिख रही है आपको 1 लाख रुपए। चाइल्ड 1 की जो टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपए है, और चाइल्ड 2 की जो टोटल इनकम है वो भी 2 लाख रुपए है। एम आई राइट? बताइएगा। अब ए के ऊपर जो टैक्स लगेगा, ए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कितना बैठेगा? फर्स्ट 2,50,000 पर नील, अगले 2,50,000 पर 5% 12,500, और 5 लाख रुपए तक तो ये ब्रैकेट पूरा हो गया, और 7 लाख में 5 लाख गए 2 लाख बचे, तो 2 लाख पर कितना लगेगा? 20%, यानी कि 40,000। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बैठे इसकी? 62,500। ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि पूरी फैमिली की जो टोटल टैक्स बैठ रहा था पहले 1,72,500, अब घट के कितना रह गया? 62,500। इसे और भी कम किया जा सकता था, इसे और भी कम किया जा सकता था, और हो सकता है कि नील में ही पहुंच जाए। मतलब जहां आपको 1,72,500 रुपये टैक्स देना है, माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ भी टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि 4 फैमिली मेंबर हैं। सपोज कीजिए कि 2.5 लाख रुपए सभी में ट्रांसफर हो गए, या 3-3 लाख रुपए सभी में ट्रांसफर हो गए, तो आपको पता है रिबेट भी मिल जाती है। तो अगर एग्जैक्टली बराबर आप बांटते हैं
कि 3 4 या 12, तो 12 लाख को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3-3 लाख रुपए सभी के हाथ में इनकम आ जाती है, तो किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि पहले टैक्स बैठ रहा था 1,72,500। मीनाक्षी क्या कह रही है, सर नील हो जाता अगर करते तो हम। यस, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एसएससी किस किस तरह की टैक्स प्लानिंग करता था। ठीक है, तो क्या इस टैक्स प्लानिंग को रोकना जरूरी है या नहीं है? क्या इस टैक्स प्लानिंग को रोकना जरूरी है या नहीं है? जहां पर एक व्यक्ति इनकम को अर्न कर रहा है, लेकिन वो एक तरीके से दिखावटी उस इनकम को कई हैंड्स में डिवाइड कर देता है, सो दैट उसकी टैक्स लायबिलिटी या तो कम हो जाए या टैक्स लायबिलिटी उसकी निल हो जाए। और कितना आसानी से ये चीज पॉसिबल है, जल्दी से बताइएगा। इस चीज को रोकना जरूरी है कि नहीं है? अब क्योंकि रोकना जरूरी है, दैट्स वाई ये चैप्टर बनाया गया क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं सीखनी है। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत इजी है और क्वेश्चन हर बार हर अटेम्प्ट में क्लबिंग ऑफ इनकम से पूछा ही जाता है। और कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, कैलकुलेशन तो जो आप इनकम निकालने की शुरू के 5 चैप्टर में करके आए हैं, इनकम निकालने की कैलकुलेशन वही होनी है। केवल हमें तो यहाँ सिचुएशन आपको बताई जाएगी कि अगर सिचुएशन ए है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये इनकम ए की होगी, मिसेज ए की होगी, चाइल्ड 1 की होगी, चाइल्ड बी की होगी। अगर सिचुएशन कुछ अलग है तो आपसे को ये बताया जाएगा रूल्स के हिसाब से कि ये इनकम जो दिख रही है मिसेज ए की, लेकिन मिसेज ए में नहीं जोड़ के हम मिस्टर ए के अंदर इस इनकम को जोड़ेंगे। इस वजह से इस चैप्टर का जन्म हुआ है और इस चैप्टर का नाम रखा है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को जोड़ना। आपको बताया जाएगा किन किन परिस्थितियों में इनकम टैक्स के अंदर इनकम किसके हाथ में जोड़ी जाएगी। जैसा कि हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था डीम्ड ओनर, यानी कि रजिस्टर्ड ओनर तो कोई और है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल हिज और हर स्पाउस को अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन इन दैट केस ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। तो उस केस में ट्रांसफरर को ही उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाता है? ओनर मान लिया जाता है। यानी कि रजिस्टर्ड ओनर तो ट्रांसफर ही है, ट्रांसफर ही स्पाउस है, लेकिन इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते वक्त इनकम ट्रांसफरर को ओनर मान के निकाली जाएगी, जबकि रजिस्टर्ड ओनर कोई और है। तो उसी तरह का एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो देखा जाए यहां इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, केवल इतना है कि आपको रजिस्टर्ड जो इनकम होल्डर है वो कोई और दिख रहा होगा, लेकिन वो इनकम ट्रांसफरी के हाथ में न जोड़ के आपको ट्रांसफरर के हाथ में ऐड करनी है। इतना सा बता रखा है। उसके लिए सेक्शन 60 है, 61 है, 62, 63, 64 एंड 65 है। टोटल 6 सेक्शन के अंदर ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है। तो जल्दी से बताइएगा कि आपको चैप्टर का नीड क्लियर हुई नहीं हुई, क्योंकि फिर चैप्टर को समझाना बड़ा आसान है, चैप्टर समझाना बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है क्यों। प्लीज टेल मी कि आपको नीड क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अब हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या है? हेडिंग से पता लग रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 60 कहता है कि इफ एनी पर्सन ट्रांसफर हिज इनकम to another person without transferring the asset from which the income arises, then in this case income shall be clubbed in the hands of the transferor। यानी कि कभी आप ये सिचुएशन देखें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ये जो सेक्शन 60 लगता है वो एनी पर्सन के ऊपर लगता है, एनी पर्सन के ऊपर लगता है। आप फर्म हो सकते हैं, आप कंपनी हो सकते हैं, आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकते हैं। ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए सेक्शन 60 और सेक्शन 61 एनी पर्सन के ऊपर लगते हैं,
जब सेक्शन 64 की मैं बात करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई भी पर्सन इनकम को ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट फ्रॉम विच द इनकम अराइजेज, इन दैट केस ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। तो ये आपको एक शॉर्ट में समझाया गया है क्योंकि लिखने के लिए नहीं आएगा कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, अगर ये केस है बाय एनी पर्सन, such income shall be included in the total income of the transferor whether such transfer is revocable or not। चाहे ये ट्रांसफर रिवोकेबल है या नहीं है। रिवोकेबल एक ट्रांसफर होता है, एक होता है इररिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब होता है कि आपके पास ये पावर होती है, ट्रांसफर के पास ये पावर होती है कि उसको जो राइट उसने ट्रांसफरी को दिया है वो वापस भी ले सकता है। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को राइट दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। तो ये अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो बिना एसेट को ट्रांसफर किए हुए, तो अगर राइट टू ट्रांसफर राइट आप ट्रांसफर करते हो, चाहे वो राइट रिवोकेबल हो चाहे इररिवोकेबल हो, लेकिन सिचुएशन क्या है, आप ऐसे ट्रांसफर नहीं करते। सपोज कीजिए एक प्रॉपर्टी मेरे नाम है और मैं एक हाउस प्रॉपर्टी, एक दुकान है, मैं एक डीड बनवा लेता हूं अपने फ्रेंड के नाम कि इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा वो मेरे फ्रेंड को जाएगा, जबकि प्रॉपर्टी मेरी ही है। तो अगर ऐसा है तो देखा जाए उसी के नाम चेक आएगा, मेरे दोस्त के नाम लीगली, लेकिन इनकम उसकी है, दिखा रहे हो आप, लेकिन वो इनकम आपके हाथ में जोड़ी जाएगी क्योंकि सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो जाएगा। आप अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी करते हो तो भी ये माना नहीं जाएगा क्योंकि इन जेन्युइन हम लोग इतना कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो चुकी है कि वो कैसे पहचाना है कि वास्तव में आपने ये ट्रांजैक्शन टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव से की है, टैक्स बचाने के ऑब्जेक्टिव से की है, या वास्तव में आप अपने दोस्त की कोई मदद करना चाहते थे। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन भी है, यानी कि आपकी नियत टैक्स बचाने की नहीं है, तो भी सेक्शन 60 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर आप एसेट को ट्रांसफर किए बिना आप इनकम को ट्रांसफर करते हैं तो लॉ मेकर्स मानती है, गवर्नमेंट ये मानती है कि केवल दिखावटी लेन देन है और ट्रांसफर के हाथ में इनकम इंक्लूड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर रॉय ओन्स ए रेजिडेंशियल हाउस विच he had let to someone at a monthly rent of ₹10,000. After some time, he confers the right to receive such rent on his wife without transfer of such house. Thus, by virtue of provision of section 60, the said rent shall be treated as income of Roy and thus shall be clubbed in his total income. जल्दी से बताइएगा क्लियर हो गई या नहीं हो गई इसमें, क्योंकि आपको इनकम निकालनी नहीं है। क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेशन देगा, उन इंफॉर्मेशन के को ध्यान में रखते हुए हमें बस ये डिसाइड करना है कि इनकम जुड़ेगी किसके हाथ में। डिफरेंट एसेसी दे रखे होंगे, डिफरेंट इनकम दे रखी होंगी, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ के, नियम पढ़ के ये पता लगाना है कि कौन सी इनकम किस किस एसेसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। इनकम निकालने का जो तरीका रहेगा वो अंडर द हेड जो आप पढ़ चुके हैं वही रहने वाला है। सेक्शन 60 को डिफीट करने का तरीका है, क्योंकि सेक्शन 60 जो कह रहा है वो कह रहा है कि विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इफ द इंडिविजुअल इफ एनी पर्सन ट्रांसफर इनकम टू अनदर पर्सन। तो आप सेक्शन 60 से बचने के लिए एसेट को भी ट्रांसफर कर दीजिए, एसेट को भी ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए, क्या कोई व्यक्ति एसेट को ट्रांसफर कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के ऑब्जेक्टिव से? क्योंकि जिसे आप ट्रांसफर करेंगे हो सकता है कल को उसकी नीयत बिगड़ जाए। आपने, क्योंकि इनकम टैक्स बचाने का ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ ना कुछ आपने उससे समझौता कर रखा होगा कि देखिए चेक तेरे नाम आएगा, लेकिन मुझे ब्लैक मनी के रूप में, कैश के रूप में मुझे ट्रांसफर कर देना। अब क्योंकि तेरी इनकम कम है तो तेरे ऊपर टैक्स वैसे भी नहीं लगेगा, और क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरे ऊपर टैक्स लगता था। तो अपनी टोटल इनकम को कम करने की नियत से आप इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति एसेट को भी ट्रांसफर करने का जोखिम उठा पाएगा आजकल के समय में? आंसर इज नो।
लेकिन एक जोखिम उठा सकता है वो कि अगर कोई व्यक्ति राइट अपने पास रखे कि अगर दूसरा व्यक्ति के ऊपर उसने विश्वास जगाया है और दूसरा व्यक्ति कभी उसे धोखा देना चाह रहा है तो उसकी लगाम को वो खींच सके, तो ऐसे केस में इतना रिस्क तो लिया जा सकता है कि आप रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट कर पाओ, ठीक है ना, सॉरी रिवोकेबल, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट कर पाओ। रिवोकेबल का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब आप जिस लेटर से, जिस डीड से आप एसेट को ट्रांसफर करोगे उसमें स्पेसिफाई होगा कि जब मेरी मर्जी होगी मैं इस एसेट को अपने पास वापस ले सकता हूं। इससे क्या होगा कि लगाम आपने ट्रांसफरी की पकड़ के रख रखी है, अगर वो कभी भी आपको धोखा देगा तो एक ही साल धोखा दे सकता है और आप अपनी एसेट को दोबारा से अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इररिवोकेबल ट्रांसफर नहीं करेगा। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। यानी कि सेक्शन 60 तो कह रहा था कि केवल इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, चाहे इनकम ट्रांसफर रिवोकेबल हो या इररिवोकेबल हो। इससे बचने के लिए आपने दूसरा रास्ता निकाल लिया, दूसरा रास्ता निकाल लिया कि आप एसेट को भी ट्रांसफर कर लें लेकिन वो रिवोकेबल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी और ये कह दिया कि अगर आप आज की डेट में ये करते हैं तो भी हम इनकम को कलेक्ट करेंगे। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, एनी इनकम अराइजिंग डिराइव्ड फ्रॉम सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। प्लीज टेल मी कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात ये आती है कि सर रेवोकेबल क्या है और इररेवोकेबल क्या है। तो सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 दोनों करीब करीब एक ही बात कहते हैं। सेक्शन 63 ये बताता है रिवोकेबल क्या है, सेक्शन 63 ये बताता है रिवोकेबल क्या है। साधारण शब्दों में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ट्रांसफरर के पास ये पावर है कि वो कभी भी उस एसेट को वापस ले सकता है तो उसे कहा जाता है रिवोकेबल, और अगर आप वापस नहीं ले पाने की पावर है तो उसे कहा जाता है इररिवोकेबल। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ क्लबिंग थोड़ा सा अंतर किया गया है कि अगर आप ट्रांसफरी की लाइफ टाइम के अंदर वापस लेने की पावर है तो वो रिवोकेबल है। यानी कि अगर आप प्रोविजन ये लगाते हैं कि जब तक ट्रांसफरी जिंदा है, जब तक उसके पास ये रहेगी, उसके बाद ही मेरे पास आ जाएगी, तो होने के लिए बाकी इनकम टैक्स के लिए रिवोकेबल ये भी है, क्योंकि एक निश्चित समय आपने बता रखा है कि ट्रांसफरी जब तक जिंदा है या ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी जब तक जिंदा है, जब तक ये एंजॉय करेगा इस एसेट को, इस इनकम को, लेकिन उसके बाद ही मेरे पास आ जाएगी, होने के लिए ये भी रिवोकेबल है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ क्लबिंग दिस ट्रीटेड एज इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को क्या कह के इनकम ट्रांसफर की है या एसेट ट्रांसफर की है। तो सेक्शन 63 ये बताता है कि रिवोकेबल क्या है। अगर रिवोकेबल क्या है, इट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट टू द ट्रांसफरर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। यानी कि अगर ट्रांसफर करते समय ये प्रोविजन है रीट्रांसफर करने का डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और एसेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, इसका मतलब है अगर आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी है तो दिस ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज इररेवोकेबल और इट गिव द ट्रांसफरर ए राइट टू रीअज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल or any part of the income or asset during the lifetime of the transferee। और अगर ये ट्रांसफरर को ये राइट देता है कि वो ट्रांसफरी की लाइफ टाइम के दौरान वो रीअज्यूम कर सकता है पावर को कि इनकम को या एसेट को दोबारा से प्राप्त करने के सामर्थ्य रखता है, पावर रखता है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज रिवोकेबल। सेक्शन 62 ये कहता है कि सेक्शन 63 का सेक्शन 61 कब अप्लाई नहीं होगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केस, ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांसफरी। यानी कि सेक्शन 61 में कह रखा है कि ट्रांसफरर के हाथ में इनकम क्लेम्ड हो जाएगी। सेक्शन 62 ये कहता है अप्लाई नहीं होगा अगर रिवोकेबल
आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी है, तो हम ट्रांसफर के हाथ में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है। माना ए ने बी को एसेट ट्रांसफर करी थी, रिवोकेबल ट्रांसफर करा था, लेकिन वो एज पर सेक्शन 63 इरिवोकेबल माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ए ने बी को जो डीड बना के ट्रांसफर किया था उसमें ये चीज का जिक्र था कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक बी जिंदा है, जब तक ये इनकम और एसेट आपकी रहेगी, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ बी ये इनकम और ये एसेट मेरे पास वापस आ जाएगी, ये मेरे पास पावर है। तो जब तक बी जिंदा है, तो जब तक तो इनकम क्लब्ड नहीं होगी ए के हाथ में, वो बी के हाथ में ही मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही बी की डेथ हो जाएगी, उसी दिन के बाद से इनकम ए के हाथ में जोड़ी जाएगी, चाहे उसने उस पावर का यूज किया हो ए ने या नहीं किया हो। माना पावर है आपके पास कि उस एसेट को वापस ले सकते हो, लेकिन सपोज कि आप पावर का यूज ही नहीं करना चाहते, तो बी के लीगल हेयर के पास ही वो एसेट है। लेकिन तब भी जिस दिन बी की डेथ होती है, उस दिन से ही ए के हाथ में क्लब्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा, ऑल्दो इन केस ऑफ ट्रांसफर मेंशन्ड एज पर सेक्शन 62, द इनकम फ्रॉम सच एसेट ट्रांसफर्ड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी। यानी कि क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर रिवोकेबल ट्रांसफर आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरी है। तो सेक्शन 62 ये कहता है कि ट्रांसफरी के हाथ में ही इनकम मानी जाएगी, क्लबिंग नहीं लगेगी। एज इट इज नॉट ट्रीटेड एज रिवोकेबल ट्रांसफर, बट इट विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एज एंड व्हेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेज एंड शैल देन बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। एग्जाम्पल, आर ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी टू ए ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ जी टिल हिज डेथ। यानी कि आर ने ट्रस्ट बना के एक प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी जी के बेनिफिट में, कि जब तक जी जिंदा रहेगा। इन दिस केस दिस ट्रांसफर इज इररिवोकेबल टिल द डेथ ऑफ जी। टिल द डेथ ऑफ जी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल in the hand of the transferee, that is in the hands of trust. However, on the death of G, the income from such house property shall be included in the total income of R, as on that date the transfer has become revocable. Is it clear to all of you? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से बता दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है रिवोकेबल। रिवोकेबल क्या है कि अगर ट्रांसफर के पास पावर है पार्ट और होल ऑफ द इनकम कि वो अपनी वापस ले सकता है, तो एक केस स्टडी है कि अगर वो पार्ट इनकम के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है तो केवल पार्ट इनकम ही ट्रांसफरर के हाथ में जोड़ी जाएगी, पूरी इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। इज इट क्लियर? तो वेयर द रिवोकेबिलिटी रिलेट्स टू ओनली पार्ट ऑफ द इनकम, देन only such part which accrued to or was received by the assessee can be assessed as his income. For example, A transfer his house property, his property to X, subject to the condition that 50% of the income from such property should be handed over to him. A ने अपनी प्रॉपर्टी X को ट्रांसफर करी इस शर्त के साथ कि जो भी इनकम आएगी 50% मुझे वापस करनी पड़ेगी। Thus 50% of the income shall be taxable in the hands of A and remaining 50% in the hands of X. Is it clear? अब ये मान के चलना पड़ेगा जब तक कुछ नहीं कहा कि ये इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट होगा। अगर ये रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है तो सेक्शन 61 ये क्या कहते हैं, यहाँ पे इनकम ट्रांसफर की गई है एसेट के साथ, ठीक है ना। एसेट पूरी तरह से ट्रांसफर की गई है, लेकिन में 50% ही राइट रखा है आपने अपने पास रिसीव करने का। लेकिन अगर एसेट ही रिवोकेबल हो जाती, अगर एसेट ही रिवोकेबल हो जाती तो उस केस में ये 100% एक ही इनकम मानी जाती। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर बेसिकली सेक्शन कौन सा लग रहा है, केवल आप 50% को अपने पास राइट रख रहे हैं इनकम को ट्रांसफर करने का, लेकिन ये एसेट इररिवोकेबल होगा।
अगर ये एसेट आपका रिवोकेबल होता तो उस केस में चाहे 50% भी रखते, लेकिन 100% इनकम आपकी ट्रांसफरर के हाथ में इंक्लूड होती, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल ये अपने हाथ में रखे हुए है। इट क्लियर? जल्दी से बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? न्यूमेरिकली आपको इसमें नया कुछ नहीं समझना है, न्यूमेरिकल आएंगे अभी हम जब करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। लेकिन जो मेन कंसंट्रेशन है वो ये है कि किस सिचुएशन में किसके हाथ में ये इनकम जोड़ी जाएगी। देखिए सेक्शन 60 फिनिश हो गया आपका, सेक्शन 61 फिनिश हो गया, सेक्शन 62 और सेक्शन 63 ये फिनिश हो गया। नाउ द टर्न इज सेक्शन 64(1). सेक्शन 64(1) के अंदर फिर क्लोजेज हैं II, उतने डिटेल में हमें नहीं सोचना है, समझना है। सेक्शन 64(1) को आपको मेन ध्यान रखिएगा, ये इंडिविजुअल के ऊपर लगता है। जैसे मैंने सेक्शन 61 की प्रस्तावना में आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनी एसेट को इर्रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी एसेट को इर्रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहा है तो ना तो सेक्शन 60 लगता, ना सेक्शन 61 आपके ऊपर लगता, अगर आप इर्रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हैं। इट के लिए, क्योंकि वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन माना जाता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपनी एसेट किसी के ऊपर भी इतना विश्वास नहीं जमा पाएगा कि आज केवल टैक्स बचाने के लिए वो कल को एक पंगा ले ले कि एसेट ही उसके हाथ से निकल जाए। लेकिन कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जहां पर आप ये पंगा ले सकते हैं, जैसे जीवन साथी का रिश्ता, कि आप इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि सेक्शन 64(1) जो लगता है इंडिविजुअल के ऊपर लगता है, तो आप अपने जीवन साथी के ऊपर तो भरोसा कर ही सकते हैं ये टैक्स बचाने की नीयत से कि ये कहीं जाने वाला या जाने वाली नहीं है। तो सेक्शन 64(1) स्पेसिफिकली ड्राफ्ट किया गया है इंडिविजुअल के ऊपर। इट क्लियर? तो ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है सेक्शन 64। इस वाले पार्ट को भी छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पर आइएगा, ये भी अभी हम आएंगे। तो नेक्स्ट वाले पेज पर आइएगा, यहां लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। इसमें एक स्पाउस भी आएगा, अभी एक मिनट देख लेते हैं कि वो कहां है स्पाउस वाला। हाँ, इस वाले पेज पर है, देखिएगा पेज नंबर आप देख लीजिएगा आप कौन से पेज नंबर पर है। पेज नंबर में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ये देखिएगा इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, सेक्शन 64(1) IV। मैंने आपका कहा है कि सेक्शन 64(1) याद रखिएगा, IV आई इस तरह की जरूरत नहीं है। While computing the total income of an individual, all such income as arises to the spouse of such individual from asset transfer other than house property। जल्दी से बताइएगा मुझे मीनाक्षी, अपना वॉइस रिक्वेस्ट मुझे भेजिए मीनाक्षी, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ है यहां पर। मीनाक्षी अपना वॉइस रिक्वेस्ट भेजिए मुझे, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ है, क्या लॉजिक है उसका। यस मीनाक्षी बताइएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा मीनाक्षी। क्वेश्चन ये है कि यहां लिखा हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई एसेट ट्रांसफर करेगा अपने स्पाउस को अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो आगे लिखा हुआ है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो इंक्लूड होगी ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लॉजिक यही है, पूरे क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर का लॉजिक ये है कि ट्रांसफरर कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो इनकम है चाहे वो एसेट है,
लेकिन जो इनकम अराइज होगी वो ट्रांसफरर के हाथ में इंक्लूड होगी। पूरे के पूरे चैप्टर का लॉजिक ही ये है, ठीक है। तो लिखा हुआ ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करता है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरर के हाथ में जोड़ी जाएगी। जल्दी से बताइएगा लॉजिक क्या है। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ है? सर इसमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी इंक्लूड, बाकी सारी जो होगी वो क्यों क्यों क्यों? लॉजिक में पूछ रहा हूं क्यों, या वैसे ही बस? सैफाली आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। सभी लोग लॉजिक सोच के रखें। इसी का आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। यस सैफाली। सर इसमें हाउस प्रॉपर्टी के अलावा इनकम इंक्लूड होगी। यस सैफाली मैं सुन रहा हूं, बोलिए। सैफाली मैं सुन रहा हूं, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। इसी का अपनी रिक्वेस्ट भेजिए आप। बताइए इसी का। इसी का बताइएगा। इसी का आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। मनीषा आप भेजिएगा। यस मनीषा बताइए। सर वो इसलिए लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में अगर हम हाउस को ट्रांसफर करते हैं तो वैसे भी ट्रांसफर। वेरी गुड वेरी गुड, यही जानना चाह रहा था। नहीं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पेपर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिएगा हाउस प्रॉपर्टी इसलिए छोड़ा हुआ है कि सेक्शन 27 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 27 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को हाउस ट्रांसफर करता है तो उस केस में ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर माना जाता है। तो एक ही चीज पर डबल डबल कॉन्सेप्ट लगा के उसे टैक्सेबल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर मानना है। जब ट्रांसफर को डीम्ड ओनर मानना है तो इनकम ही ट्रांसफर के हाथ में निकलेगी। यहां पर क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर जितनी भी बाकी प्रॉपर्टी हैं, अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो भी इनकम आएगी, सपोज कीजिए आपने अपनी वाइफ को एक कंपनी के 10 लाख रुपए के डिबेंचर ट्रांसफर कर दिए, इररिवोकेबल ट्रांसफर कर दिए, आजीवन उसी के पास रहेंगे, ठीक है ना, और इनकम भी उसी के पास रहेगी दिखलाने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हैं तो उन 10 लाख रुपए के डिबेंचर पर जो भी इनकम आएगी वो आपके स्पाउस की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो ट्रांसफरर स्पाउस की इनकम को ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आती है आपके? जल्दी से बताइएगा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लॉजिक क्लियर होने चाहिए, उससे रिटेंशन पावर मजबूत रहती है कि आप रिटेन कर पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप रिटेन कर ही नहीं पाएंगे चीजों को। जल्दी से बताइएगा, ये क्लियर हो गया लॉजिक आपको या नहीं हुआ? पढ़िए मेरे साथ। While computing the total income of the individual, all such income is arising to the spouse of such individual from asset other than house property transferred to the spouse of such individual otherwise than for adequate consideration or in connection with an agreement to live apart shall be included। क्लियर हो गया? नीचे भी मैंने लॉजिक दे रखा है। Where a house property transferred by the individual to his or her spouse
although the transferor shall be deemed owner of the house property and shall be subject to tax under the head income from such house property. इट क्लियर? लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है स्पाउस को, अगर स्पाउस उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और कैपिटल गेन अराइज होता है, तो कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा वो क्लबिंग प्रोविजन उसके ऊपर लगेंगे, ट्रांसफर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि डीम्ड ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है केवल उस इनकम के लिए लगता है जो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है, वहां क्लबिंग नहीं लगता, वहां डीम्ड ओनरशिप लग जाता है। लेकिन अगर वो हाउस प्रॉपर्टी आप बेच देते हैं और उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होता है, तो वो कैपिटल गेन क्लब्ड होगा इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर। तो देखिएगा, इफ देयर इज एनी कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, such capital gain shall be first computed in the hands of the transferee and thereafter the same will be clubbed with the income of the transferor as per provision of this section. जल्दी से बताइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट। फिर मैं एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे बताइए कि देखिए क्या फर्क पड़ना है कि क्लबिंग लगे डीम्ड ओनरशिप लगे, अल्टीमेटली कटना तो ट्रांसफरर को ही है। आप ये बताइए कि क्लबिंग लगे या डीम्ड ओनरशिप लगे तो कटना तो ट्रांसफरर को ही है, या कोई फर्क पड़ता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों प्रोविजन में कुछ टेक्निकल डिफरेंस है जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई फर्क नहीं है, सर केवल नाम का फर्क है कि वहां डीम्ड ओनरशिप मान के टैक्स लगा दिया और यहां क्लबिंग मान के टैक्स लगा दिया, तो केवल इतना ही फर्क पड़ता है या कुछ और भी फर्क पड़ता है? तो मनीषा कुछ कहना चाह रही हैं, तो प्लीज अपना वॉइस नोट भेजिए मुझे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि खाली एक टेक्स्ट मैसेज से क्लियर नहीं होगा। तो यस मनीषा बोलिए। देखिए मैं बताता हूं आपको, या तो आप अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में, उसको दूर करता हूं। देखिए आप ये कह रही हैं कि जब डीम्ड ओनरशिप है तो हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन के तहत इनकम निकलेगी, और जहां क्लबिंग है तो वहां टोटल इनकम के तहत ये कहना गलत है, क्योंकि क्लबिंग में भी क्या होता है कि इनकम तो आप चैप्टर के अंदर ही निकालेंगे, केवल उस इनकम के ऊपर जो जोड़ना है वो किसके हाथ में जोड़ेंगे, इतना फर्क है। लेकिन क्लबिंग प्रोविजन ये आपको नहीं बताता है कि इनकम कैसे निकाली जाएगी, यानी कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो निकाली तो जाएगी अंडर द हेड ही, और इनकम निकलेगी अंडर द हेड के प्रोविजन से ही। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं। देखिए अगर कोई ए है, ए मिसिज ए को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, इट के लिए, तो यहां डीम्ड ओनर लगेगा, सेक्शन 27 अप्लाई होगा। ए जो है मिसिज ए को कैश ट्रांसफर करता है, 50 लाख रुपए का, ठीक है ना, और मिसिज ए उस 50 लाख से एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेती हैं। दो अलग अलग केसेस हैं। ए मिसिज ए को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ए मिसिज ए को कैश ट्रांसफर करता है, और उस 50 लाख रुपए से मिसिज ए क्या कर लेती हैं, हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेती हैं। तो मुझे बताइए कि सेकंड वाले केस में क्लबिंग लगेगी या डीम्ड ओनरशिप लगेगी? पहले वाले केस का तो मैंने आंसर दे ही दिया। इसी का अपना वॉइस नोट भेजिएगा, वॉइस मैसेज की रिक्वेस्ट भेजिए। इसी का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं,
यस इसी का बताइएगा। इसी का आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी तक मेरे पास तक। सर डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप लगेगी। चलिए मीनाक्षी आप बताइएगा। मीनाक्षी वॉइस नोट भेजिए अपना। यस मीनाक्षी बताइए। सर उसने कैश ट्रांसफर कराया है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं करी है, हाउस प्रॉपर्टी उसने खुद से खरीदी है। तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? सर क्लब। वेरी गुड मीनाक्षी, क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। देखिए सोच सभी ने लिया होगा अपने मन में कि क्या आंसर है, तो राइट आंसर है क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। बेटा जिन बच्चों ने गलत सोचा है डीम्ड ओनरशिप, वो लॉ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और लॉ में एक एक टर्मोलॉजी का, एक एक लेटर का फर्क पड़ने वाला होता है। डीम्ड ओनरशिप तभी लगती है जब आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आ रही है? और हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे। आप अपने मन से लॉ मत बनाइएगा, अपने मन से लॉजिक मत लगाइएगा, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने हैं। अब मैं दोनों में अंतर बताता हूं। जैसे मनीषा ने कुछ जवाब भी दिया था लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था मेरे अकॉर्डिंगली, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। सपोज कीजिए ए के पास दो घर हैं, ए के पास दो घर हैं, ठीक है ना। वो अब तो खैर दो घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। ए के पास तीन घर हैं, ए के पास तीन घर हैं, रेट के लिए। अब उसे पता है कि दो घरों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, एक को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। एम आई राइट? जल्दी से बताइए, कुछ याद आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं, पूरी जर्नी के दौरान पुराना रिवाइज करते चले जाइए। पुराना अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो जो मैं ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आने वाले। इसका जो दूसरा तरीका टीचर इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों से कुछ पूछा ही ना जाए, केवल वन वे टीचिंग चले, मैं जो बोल रहा हूं और बच्चों को ये परसेप्शन माइंड में रहे कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली फिर बच्चों को पेपर में भुगतना पड़ता है। अगर मैं आपसे टू वे कन्वर्सेशन नहीं रखूंगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो जल्दी से बताइएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास तीन घर हैं तो ए के पास तो तीनों घर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो किराए पर नहीं देता है। इट क्लियर? तो रूल क्या है? रूल ये है कि किन्हीं दो घरों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है और तीसरे घर को उसे डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। यस और नॉट? जल्दी से बताइएगा। मीनाक्षी इसी का मैसेज में लिख दीजिए मुझे, हां या ना। तो यही रूल है। अब वो प्लानिंग करने के उद्देश्य से, मतलब वो संभव नहीं है, लेकिन जब तक डीम्ड ओनरशिप नहीं था तो जब तक तो ये संभव था। तो ए क्या करता है कि मिसेज ए को एक घर ट्रांसफर कर देता है विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि ए के हाथ में दो घर हो गए, मिसेज ए के हाथ में एक घर हो गया, तो ए अपने लिए उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करे, एंजॉय करे एग्जाम्पशन को, और मिस्टर ए उन दो घरों के ऊपर एग्जाम्पशन ले ले। ठीक है? तो इस चीज को रोकने के लिए क्या ये लोग लेके आए हैं? डीम्ड ओनरशिप लेके आए हैं। बात समझ में आती है? यानी कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए ए को ही तीन घरों का ओनर माना जाएगा। समझ में आ रही है बात आपके सभी बच्चों को? अब मैं आता हूं क्लबिंग पर। सपोज कीजिए ए के पास दो घर हैं, अब वो तीसरा घर प्लान कर रहा है खरीदने के लिए, तीसरा घर प्लान कर रहा है खरीदने के लिए, लेकिन उसे पता है कि तीसरा घर खरीदते ही तीसरे घर को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये मालूम है उसे। अपना दिमाग लगाता है वो तीसरा घर खुद अपने नाम में नहीं खरीद के वो क्या करता है कि 50 लाख रुपए मिसेज ए को गिफ्ट करता है और मिसेज ए उससे घर खरीदती हैं। इडियट के लिए एक तरीका ये था घर खुद खरीद के तब गिफ्ट कर देता पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में डीम्ड ओनर ए माना जाता, दूसरे वाले केस में डीम्ड ओनर ए नहीं माना जाएगा
ओनरशिप जो रहेगी मिसेज ए के हाथ में ही रहेगी, केवल इनकम क्लब्ड होगी। अब आप कहेंगे सर गोलमोल क्यों घुमा रहे हैं, बात तो वही है, बात वो नहीं है। मैं क्लबिंग में पहले जो चैप्टर के प्रोविजन लगते हैं वो ट्रांसफरी के हाथ में लगते हैं। बात को गहराई से समझिएगा कि क्लबिंग में जो प्रोविजन लगते हैं चैप्टर के अंदर जो भी नियम है वो ट्रांसफरी के हाथ में लगते हैं, और इनकम जब कैलकुलेट हो जाती है तो इनकम को जोड़ा ट्रांसफरर के हाथ में जाता है। तो इस केस में क्या होगा, मिसेज ए के पास एक घर रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन ये कहता है कि एक घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, तो मिसेज ए उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के या तो इनकम नील आएगी या लॉस आएगा। अगर आपने उधार लेके कर रखा होगा तो लॉस भी आ सकता है। क्लियर के लिए तो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाती है, तो जो वो इनकम निकलेगी नील या लॉस, क्लियर के लिए, तो वो क्लब्ड होगा ए के हाथ में। बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना गहराई है कॉन्सेप्ट के अंदर कि क्लबिंग का ट्रीटमेंट अलग है और आपका डीम्ड ओनरशिप का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। डीम्ड ओनर में इनकम नहीं जुड़ती है, आप ओनर माने जाते हैं, और ओनर मान के जो चैप्टर के अंदर के प्रोविजन है वो ट्रांसफरर के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। क्लबिंग में क्या होता है कि आप पहले इनकम ट्रांसफरी के हाथ में निकाली जाएगी, ट्रांसफरी के स्टेटस से चैप्टर के प्रोविजन लगेंगे और इनकम निकलने के बाद बस जोड़ा जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में। काफी अंतर है डीम्ड ओनरशिप और क्लबिंग के कॉन्सेप्ट में। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइएगा ये सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। पुराना रिवाइज करते रहिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा इस चीज को। अगर आप पुराना रिवाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही को आनी है। जितना भी आप पुराना रिवाइज करेंगे उतना आप लिंक करते चले जाएंगे, क्योंकि जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन आना है पेपर में वो चैप्टर वाइज नॉर्मली नहीं आता। वो होता क्या है, कई सारे चैप्टरों का मिक्स क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुश्किल नहीं है, केवल आप डिसिप्लिन अपनाएं और कंसिस्टेंसी अपनाएं अपने रिवीजन में, हर चीज बहुत इजी है। दूसरी बात देखिएगा, क्वेश्चन और कैसे फंसावा आ जाता है, जो लिखा हुआ है उसे आपको समझना है, ठीक है ना। बाकी जो चीजें हैं उनके इंटरप्रिटेशन है। हमने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है कोई एसेट, यानी कि अगर आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं वो स्पाउस ही नहीं है, वो वुड बी स्पाउस है, यानी कि आप फियांसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी शादी हुई नहीं है, होने वाली है, तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इट के लिए जल्दी से बताइएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि आपको टैक्स प्लानिंग करनी है और जो वुड बी वाइफ है, यानी कि होने वाली है, अभी तक वाइफ बनी नहीं है, चाहे हस्बैंड ट्रांसफर करे चाहे वाइफ ट्रांसफर करे, वो एक ही बात है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि लॉ मेकर ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति टैक्स बचाने की वजह से इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि अभी वाइफ तो बनी नहीं है और उसे कोई बड़ी चीज वो ट्रांसफर कर दे जिससे इनकम जनरेट होती हो। इट के लिए इसके अलावा आपने वाइफ को ट्रांसफर करा, स्पाउस को ट्रांसफर करा, मुंह से वाइफ निकलता है लेकिन स्पाउस मानिएगा क्योंकि बोथ साइडेड रिलेशनशिप है, तो स्पाउस को ट्रांसफर करा, ट्रांसफर करने के बाद डाइवोर्स हो गया तो भी क्लबिंग नहीं लगेगी, क्योंकि क्लबिंग के लिए दो चीज जरूरी है कि स्पाउस को ट्रांसफर करें, यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट होनी चाहिए, और जो इनकम स्पाउस को होगी वो क्लब होगी, लेकिन आपका इनकम जिस समय जनरेट हो रही है वो स्पाउस ही नहीं रहे, डाइवोर्स हो गया तो भी क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। पढ़ लीजिए मेरे साथ। If the relationship of husband and wife does not exist either at the time of transfer of such asset or at the time of accrual of income, that is, A makes a gift to his fiancée would be wife, then income arising to the amount so gifted shall not be taxable in the hands of A even after they are married,
as the relationship of husband and wife does not exist at the time of making the gift. Similarly, if he makes a gift to his wife and later on he divorces his wife, income arising after such event will not be clubbed. क्लियर होगी बात? ये जल्दी से बताइएगा. ऑल क्लियर? जल्दी से बताइएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं. रिवाइज कीजिएगा इस चैप्टर को, जितने भी प्रोविजन मैंने बताए हैं. पुराने का भी अपना एक शेड्यूल बना लीजिएगा, कब कब किस चीज को रिवाइज करना है, क्योंकि अब अगले 15-20 दिन में पूरी इनकम टैक्स आपकी फिनिश हो जाएगी. लेकिन पुरानी सब चीजें बार बार रिपीट होंगी आगे के चैप्टरों में, जो आपने शुरू के 5 चैप्टरों में सीखा है. तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू. बाय बाय.